हेलो साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आपके आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम यूपी टेट 26 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र की प्रैक्टिस टेस्ट। दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 4 टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लोगों की पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। पार्ट ए, पार्ट बी ग्रुप में सारी टेस्ट सीरीज को हमने बनाया है। अब हम दोस्तों ये जो 5वीं टेस्ट सीरीज है हमारी, इस 5वीं टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग 4 टेस्ट सीरीज जब सॉल्व कर लिए, हम लोग इतना मैच्योर हो गए हैं। तो ये 5वीं टेस्ट सीरीज जो है, इसमें जो सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें जितने भी प्रश्न आपके दिए गए हैं, इक्का दुक्का छोड़कर लगभग सारे प्रश्न इस तरह से बनाए गए हैं जो अब तक कई बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेस पर सारे के सारे नए प्रश्न बनाए गए हैं। वो संभावित प्रश्न है जिनकी ये कल्पना की गई है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। वही, क्योंकि दोस्तों जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं ना, वो सारे लोग लगभग पढ़े होते हैं, सारे बच्चे पढ़े होते हैं, उसमें ज्यादा लड़ाई नहीं होती है। वही बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है जो ज्यादा से ज्यादा नए प्रश्न को सॉल्व करता है, नए कंसेप्ट को सॉल्व करता है। तो साथियों, यहां आप देख सकते हैं, यही है हमारी यूपी टेट की ये 5वीं प्रैक्टिस टेस्ट। और यहां पर दोस्तों हम लोग इसका जो पहला भाग है, भाग पहला, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित है, इसको हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, पहले तो हम लोग अच्छे से चीजों के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे जो कि आपके दिमाग में अच्छे से वो चीजें इंटरेक्ट करे। और दूसरी बात, जो चीजें थोड़ा सा कठिन लगेंगे उसके लिए हम आपको छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज करेंगे। वो ट्रिक्स दोस्तों आपके लंबे समय तक याद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एग्जाम हॉल में जो आपको कंफ्यूजन पैदा होता है वो नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो चले हम लोग यहां से आज अपना ये पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। यहां देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। मनोवैज्ञानिक के प्रमुख संप्रदायों के औपचारिक यानी प्रमुख प्रतिपादन का सही कालक्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ मनोविज्ञान के प्रमुख जो संप्रदाय हैं, तो उनके औपचारिक का यहां पर कालक्रम दिया है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो दोस्तों, यहां पर जान लीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है, यहां पर सबसे पहले संरचनावाद आया था। तो संरचनावाद दोस्तों ये कब आया था, आप पहले जान लेंगे। संरचनावाद का मतलब ये क्या होता है दोस्तों, मन की बनावट। ये 1800 ये 1879 में आया था, ये 1879 में आया था। और इसके बाद दोस्तों प्रकारवाद आया था, जिसे इंग्लिश में फंक्शनलिज्म बोलते हैं। जैसे हमारा मन कैसे कार्य करता है उस पर ये बातें लिखी गई है। विलियम जेम्स ने दिया था 1890 में, 1890 में विलियम जेम्स ने दिया था। फिर आया दोस्तों गैस्टाल्टवाद। गैस्टाल्ट का मतलब होता है दोस्तों समग्र, जिसे हम इंग्लिश में ऑल ओवर कहते हैं। यह एक जर्मन शब्द है। तो ये आपके दिमाग को समझने की जो प्रक्रिया होती है उसको, जैसे हम लोग के किसी के मुंह देखते हैं तो पूरा मुंह देखते हैं, न कि सिर्फ आंख नाक कान। तो ये इसी से संबंधित है, ऑल ओवर। तो ये दोस्तों कब आया था, ये 1910 में आया था। यह 1890 में, ये 1910 में आया था। फिर आता है दोस्तों व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो बाहर से दिखता हो। तो जो बाहर से दिखता हो वही एक तरह का व्यवहारवाद होता है। तो ये 1913 में आया था, 1913 में ये आया था। तो यही है, यहां पर एक क्रम पूछा तो क्रम हमने बता दिया और उसका मतलब भी बता दिया कि आप जिंदगी में भूले नहीं इसे। आगे यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर इसको समझते हैं। दूसरा वाला में आपको दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यानी जो शिक्षा में मनोविज्ञान होता है ना, वो जो बच्चे, जो लोग टीचर्स की तैयारी करते हैं उनके लिए वो एक बेस है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला, यह किसने कहा था, यह किसका संबंध है, यह शब्द कथन किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे होता है ना कि शिक्षा का मनोविज्ञान के बिना हम अगर अध्यापकों की तैयारी करेंगे, तैयारी करते करते हमारी स्किन घिस जाएगी लेकिन हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो यहीं पर है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, तो स्किनर। ऑप्शन नंबर यहां पर ये हो जाएगा। इसे याद रखे रहेंगे आप लोग लंबे समय तक। दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई, जिसला कि मैं, जैसे कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारा अभी नया नया चैनल है, आप लोग हमें जितना सपोर्ट करना हो करें। क्योंकि दोस्तों जब तक मेरा ये 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जब तक चैनल हमारा मोनेटाइज नहीं होगा, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें रत्ती भर लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जितना हो सके शेयर करके, हमारा सपोर्ट करके
हमारा ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन अपने आपके भाई का जो आपके लिए इतना मेहनत करा उसका थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सिचुएशन को समझते होंगे और हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि उससे आपका कुछ जाएगा नहीं और उससे हमारा बहुत हमें ऊर्जा मिलेगी काम करने में। क्योंकि दोस्तों जो हम मेहनत करें इसका हमें 2 पैसा अगर मिलने लगेगा तो हमें काम करने में बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे। प्रश्न संख्या तीसरे वाले को हम लोग देखते हैं। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा देखेंगे तो अपने आप निकल आएगा, क्योंकि मैं आपसे कई बार कह चुका हूं जितना अच्छे से आप प्रश्न पढ़ोगे उतना बढ़िया से आप उत्तर दे पाओगे। तो आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहां नहीं पर आप जरूर गौर करिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग जब पीसीएस यूपीएससी का एग्जाम देते थे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते थे जहां पर नहीं रहता था, लेकिन हम लोग हड़बड़ाहट में यहां पर ध्यान नहीं दे पाते थे और वो गलत हो जाता था। तो बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पता कर लीजिए कौन सा है, उसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों का विकास निरंतर होता रहता है, बूढ़े तक होता रहता है, किसी न किसी रूप में उनका विकास होता रहता है। तो ये निरंतरता का विकास, वैयक्तिक भिन्नता का विकास, वैयक्तिक भिन्नता जिसे इंग्लिश में हम लोग दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो इंडिविजुअल यानी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत का मतलब ये होता है जैसे बच्चों में विकास होता है तो किसी खास चीज को लेकर उनमें रुचि ज्यादा आ जाती है। जैसे कोई खेल में रुचि लगने लगता है, कोई पढ़ने में, कोई अन्य तरह के जो है पत्रकारिता करने में, सबकी एक अलग की वैयक्तिक भिन्नता आ जाती है। तो ये भी है। और एकीकरण का सिद्धांत हो जाता है, यस हो जाता है। लेकिन दोस्तों समान गति का सिद्धांत नहीं है, यानी बच्चों को में यानी बाल विकास जो होता है वो एक समान गति से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सी, आपका उत्तर यही होगा। तो हम लोग देखते हैं चौथे वाले प्रश्न को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशल, यानी जिसे इंग्लिश में ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाता है, यानी कौन सा नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। तो आपको मैं इसके पहले एक तीसरे वाले टेस्ट सीरीज पढ़ा रहा था, तभी मैं बताया था दोस्तों आपसे कि स्थूल गामक कौशल क्या होता है, कि ऐसा कौशल जिसे करने में भारी मात्रा में मेहनत, शरीर को भारी मात्रा में ऊर्जा लगानी पड़ती है, तो उसे स्थूल गामक कौशल, और जिसे करने में सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है उसे हम लोग सूक्ष्म गामक कौशल कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लॉक बनाना मतलब कोई चीज हाथों से जोड़ना होता है, तो वो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो सूक्ष्म आपको गामक कौशल हो गया। पेंसिल पकड़ते हैं तो उसमें भी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सूक्ष्म गामक कौशल हो गया। कोई चीज हम उठाते हैं तो उसमें भी सिर्फ उंगलियों का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो ये भी दोस्तों सूक्ष्म गामक कौशल हो गया। यानी 3 तो हमारे सूक्ष्म गामक कौशल हो गए। स्थूल गामक कौशल में कौन आएगा, तो उछलना कूदना। उछलने कूदने में दोस्तों ज्यादा ऊर्जा लगती है, पूरे शरीर पर इस पर भार पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो साथियों मैं पहले ही बताया ना कि जो प्रश्न कई बार रिपीट हुए उन्हीं के तर्ज पर सारे प्रश्न बने हैं और नए प्रश्न बने हैं। तो आप जितना ज्यादा हो सके इस पर मंथन करें, अंत तक जुड़े रहें। तो चले हम लोग ऐसे ही आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, हम आपको रटाने नहीं आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों संघनन सिद्धांत आपके मेमोरी यानी स्मृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, जैसे होता है हम लोग ना कोई चीज पहली बार अगर सीखते हैं तो भूलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। धीरे धीरे कई बार करते हैं तो वो चीज हमारे जो है स्मृति में वो संघनित हो जाती है, हमारे दिमाग में वो धीरे धीरे घुस जाती है। उसी को संघनन सिद्धांत कहा जाता है। यानी संघनन सिद्धांत आपके जो मेमोरी है, आपके खोपड़ी की मेमोरी है, उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए स्मृति। आप यहाँ से समझ जाइए इस संघनन का मतलब जैसे टपकना, और यहाँ पर स्मृति है। स्मृति रानी सदन में जब जाती हैं तो वो ऐसा टपकती हैं, ऐसा बरसती हैं विपक्ष पर, तो जैसे लगता है पूरा सदन को दोस्तों बवाल काट देती हैं। तो आप यहाँ ऐसे ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, तो आपके दिमाग में बना रहेगा। आगे देखो यहाँ छठे वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम, अधिगम का मतलब इंग्लिश में लर्निंग होता है, इसका मतलब सीखना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, यानी सीखने का वक्र नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जरा देखें साथियों, यहाँ मिश्रित यस, नदोत्तर ये भी है, और उत्तल यानी उत्तनोत्तर ये भी सीखने का है, लेकिन लंबवत सीखने का ये नहीं है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, ये आपको सीखने का
ये वक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे देखें हम लोग अगर सातवें में अगर देखें तो यहां आपसे पूछा जा रहा है किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब दोस्तों युवा अवस्था यानी जवानी वाली अवस्था, जब बच्चे पहली बार जवानी अवस्था में आते हैं 15, 16, 18 के बीच में। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है? तो किशोरावस्था में दोस्तों सामाजिक विकास में कौन सी विशेषता होती है? तो हम लोग जानते हैं किशोरावस्था हम लोग आते हैं तो हम लोग को बहुत सारा ग्रुप बनते हैं, बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं हम लोगों के। तो ये समूहों का निर्माण होता है, विद्रोह की भावना हो जाती है, हम लोग छोटी छोटी बात पर दोस्तों भड़क जाते हैं, बवाल काट देते हैं हम लोग छोटी छोटी बात पर। तो ये विद्रोह की भावना भी हो जाती है इस उम्र में विकास। और यहाँ पर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है माँ बाप को कि हमारा बच्चा इस उम्र में संभल जाए, क्योंकि लड़का हो या लड़की अगर वो युवा अवस्था में पहुंच गया तो भाई विपरीत लिंग के प्रति उसका अट्रैक्शन तो बढ़ता है ना, तो ये भी हो जाएगा। यानी ये तीनों तो हैं, लेकिन सामाजिक विकास विशेषता कौन सा नहीं है? तो स्वाभाविक सी बात है, एलिमिनेशन से आप पता कर लिए, आपका यही है स्वकेंद्रित या आत्म केंद्रित होकर जीना। मेरे भाई जब बच्चे युवा होते हैं तो आत्म केंद्रित सिर्फ अपने ही सहारे थोड़ी जीते हैं, आत्म केंद्रित होकर थोड़ी ना जीते हैं। वो समूह बनाते हैं, विद्रोह भावना, विपरीत लिंग प्रति आकर्षण, अफरा तफरी मचाते हैं, तो आत्म केंद्रित थोड़ी ना हो जाते। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? प्रगतिशील जिसे इंग्लिश हम लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं, तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सा नहीं है? तो मेरे भाई प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? आप उसे निकाल दो, जो बचेगा वही नहीं होगा। तो समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित अधिगम यानी ऐसी सीख, ऐसा लर्निंग जो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित हो। तो ये बिल्कुल, ये तो प्रगतिशील शिक्षा का दोस्तों विशेषता है। और यहाँ पर सहयोगी अधिगम और परियोजना विधि, यस, सहयोगियों से सीखना भी एक तरह की प्रगतिशील शिक्षा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, यस, ये सब प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। लेकिन रटंत अधिगम को बढ़ावा देना मेरे भाई, यह प्रगतिशील शिक्षण की विशेषता नहीं है, यह प्रोग्रेसिव नहीं है, बल्कि यह डिग्रेसिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, रटंत अधिगम को बढ़ावा देना प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। भाई रटंत विद्या कहा जाता है ना कि रटंत विद्या टिकंत नाही और चपंत भोजन पचंत नहीं, तो आप लोगों ने सुना होगा ये कहावत। आगे यहां पर हम लोग देखें 9 वाले में आपसे पूछा जा रहा है जर्मन विद्वान, एक जर्मन के विद्वान थे, उनका नाम था दोस्तों क्रेचमर। तो क्रेचमर ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया था। वो किस आधार पर किया था? तो उन्होंने शारीरिक संरचना पर किया था। इस उम्र वाले का पर्सनालिटी ऐसी होती है, ऐसी होती है, तो इस तरह से क्रेमचर ने शारीरिक संरचना पर किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग अपनी शरीर की संरचना अच्छा बनाने के लिए क्रीम लगाते हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा शारीरिक संरचना बेहतर कैसे होगी क्रीम लगाने से, यानी क्रीम से आप जोड़ लीजिएगा क्रेमचर, तो आपको याद रहेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 10वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एक आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि जिसे इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं, तो कौन सी एक विधि सब्जेक्टिव मेथड नहीं है? तो नहीं पर आप जरूर ध्यान देंगे। तो आत्मनिष्ठ विधि क्या होती है दोस्तों? कि एक पर्सनालिटी जज करने का एक विधि है। ये कैसे तय किया जाता है आत्मनिष्ठ विधि में? जैसे हम कुछ अपने बारे में बोले या हमारे बारे में कोई और व्यक्ति बोले, उसे सुनकर जो हमारी पर्सनालिटी को जज करेगा, तो उसे आत्मनिष्ठ विधि कहा जाता है। तो जैसे आत्मकथा एक आत्मनिष्ठ विधि होती है, जो हमने कहा उसी से लोग जज करेंगे। हमने इंटरव्यू यानी साक्षात्कार दिया, तो उसे सुनकर जो हमारी पर्सनालिटी को जज करेगा वो भी आत्मनिष्ठ विधि हो गया। और हमारे जीवन का इतिहास अगर कोई पढ़ेगा तो वो पढ़कर हमारे बारे में जो सोचेगा वो भी आत्मनिष्ठ विधि हो गया। तो ये तीनों आत्मनिष्ठ विधि हैं। तो कह रहे हैं कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, यानी निर्धारण मापना। तो एक निर्धारण को मापनी जो होती है वो आत्मनिष्ठ नहीं होती है। आगे जरा हम लोग देखें, ऐसे ही आप भी जब आपको कहीं कभी कंफ्यूजन हो तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा देना, पता चल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है दोस्तों। यहां पर देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है किंडरगार्टन प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली, किंडरगार्टन सिस्टम के जनक कौन है? तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा ही प्रश्न एक बार आया था। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बाल उद्यान। क्या होता है दोस्तों? किंडरगार्टन का मतलब होता है कि बाल उद्यान। बाल उद्यान का मतलब यानी
खेल के माध्यम से सीखना, यानी बच्चे जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बाल उद्यान आता है, तो यानी खेल के माध्यम से जो सीखना होता है। तो इसके जनक कौन थे दोस्तों? इसके जनक फ्रोवेल थे। तो आप ऐसे सोच लीजिए, बाल उद्यान, बाल उद्यान मतलब बगीचा होता है, बाल मतलब बच्चे होते हैं, तो उद्यान यानी बगीचे में बेल का भी पेड़ होगा, तो यहाँ पर फ्रोवेल आ जाएगा। तो आप दिमाग में आपके बना रहेगा कि किंडरगार्टन मतलब बाल उद्यान और उद्यान का मतलब बगीचा, तो बगीचे में बेल का भी पेड़ होगा तो फ्रोवेल। तो यहां पर आपके दिमाग में ये छप जाएगा। आगे चले हम लोग देखें, यहां देखिए चिंतन के आपको लेवल दिया गया है। चिंतन के यहां पर तीन प्रकार, चिंतन के यहां पर तीन स्टेज दिए गए हैं और उनके अन्य नाम दिए गए हैं, यानी एक तरह से उनके चिंतन के नाम दिए गए हैं। तो इसको हमें मिलाना है, हम लोग बड़े अच्छे से मिलाएंगे। बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, आप यहाँ कई सारा फैक्ट कंसेप्ट सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी डायरेक्टली चिंतन की बात कर रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यात्मक चिंतन का ये मतलब क्या होता है कि जो हमारे सामने हो, जिसे हम देख रहे हो। जैसे कहा नहीं जाता है कि हमने अपनी आंखों से देखा है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। तो प्रत्यक्षात्मक का मतलब ये होता है कि मूर्त चिंतन, यानी जो हम देख रहे हैं उसी के बारे में हमें सोचना। तो ये मूर्त चिंतन, मूर्ति को हम देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों आ जाता है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन यानी कोई चीज हम लोग तर्क से चिंतन करते हैं, तो हमें विचार विमर्श करना पड़ता है, मनमानी हम लोग नहीं करते हैं। तो तार्किक चिंतन में हम लोग विचार से चिंतन करते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे आप भी जो भी प्रश्न आपको मिलान वाले होते हैं, सबसे पहले उसको मिलाना जहां पर आप 100% क्लियर हो। बाकी एक बचा है, तो इसका रास्ता ही यही जाएगा। संप्रत्यात्मक जो चिंतन है अमूर्त चिंतन हो जाएगा, यानी हम जिसे देखते नहीं हैं, कल्पना जिसके बारे में करते हैं। तो आपका क्लियर होगा, ए वाला 3 पे जाएगा। ए वाला 3 पे यहां नहीं है, यहां नहीं तो इसको काट दो, और 3 वाला 1 पे गया, 3 वाला 1 पे गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखें प्रश्न संख्या 13 वाला बड़ा ही कंसेप्चुअल सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि बालकों को यानी बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक, वैज्ञानिक अन्वेषक का मतलब होता है कि वैज्ञानिक सोच रखने वाला। तो वैज्ञानिक अन्वेषक बनाने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो दोस्तों हमें भी मालूम है, किसी बच्चे को हम वैज्ञानिक सोच उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? क्या रटना होना चाहिए? रटने से उसके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा होगा? जी बिल्कुल नहीं। बिना जानकारी के व्यवहार करना, यानी बिना जानकारी, उसको जानकारी कुछ है ये नहीं है, फिर भी वो कूद जा रहा है, तो क्या वो वैज्ञानिक सोच रखेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरों पर निर्भर रहकर क्या वैज्ञानिक सोच पैदा कर पाएगा? नहीं। तो आपने एलिमिनेट कर दिया जो एकदम नहीं हो सकते, तो बचा आपका सी, तो यही सी वाला हो जाएगा। यानी संभावित समाधानों के निर्माण के लिए प्रेरित करना, यानी उसको एक तरह का कोई समस्या देकर उसकी संभावना तलाशने के लिए उसको प्रेरित करना, निर्माण करना, यही वैज्ञानिक अन्वेषक बनाने के लिए गुण है। आगे देखें हम लोग 14 वाले में, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता के बारे में आपसे कई बार बताया हूं, जिसका इंग्लिश में इसका मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का यह मतलब होता है कि जो कुछ हम लोग नया करते हैं उसे हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। तो जैसे होता है ना कि हम लोग कुछ अगर नया बना, जैसे कंटेंट बन रहा है, कुछ लोग अलग टाइप बनाते हैं, कुछ लोग अलग टाइप के, कुछ लोग ऐसा कंटेंट लेकर आए जो एकदम यूनिक हो, तो एक तरह से वो क्रिएटिविटी हो गया। तो क्रिएटिविटी नवीन रचना या उत्पादन में होती है। तो यह किसका मत है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि जो क्रिएटिविटी होती है वह नवीन संरचना या उत्पादन में होती है। तो यह किसका मत है, यह किसका विचार है? तो दोस्तों ड्रेवर का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ड्रेवर। तो यस, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छी ड्राइविंग करते हैं उनको भी क्रिएटिविटी माना जाता है। तो यहाँ पर ड्रेवर से ड्राइवर, और ड्राइवर हमेशा जब सीट पर बैठता है तो नई नई क्रिएटिविटी करता रहता है। तो आगे देखें हम लोग यहाँ पर 15 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर मिलाने वाला है। कैसे मिलाएंगे? यहां पर आपको मापन के स्तर दे दिया है, यहां मापन के स्तर दे दिया है, मापन के लेवल दे दिया है, और वहां पर उसका उदाहरण दिया है, तो हमें उसको मिला देना है। तो मेरे भाई नामित मापन का मतलब ये होता है कि हम लोग मापने के लिए किसको किसको नाम, किसका किसका नाम डाले हैं। जैसे लड़ाई, 4 लोगों का कंपटीशन है, सुरेश, मुकेश, किशन, मनोज, तो ये 4 लोगों का आपने नाम डाल दिया, तो यही होता है नामित मापन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि निवास के आधार पर ग्रामीण या शहरी, तो ये यहां से हो जाएगा क्रमिक मापन। क्रमिक मापन क्या होता है कि हम लोग जैसे कंपटीशन होता है तो उसमें हम लोग रैंक देते हैं, फलाना पहला आया,
फलाना दूसरा या फलाना तीसरा, यानी योग्यता के आधार पर हम लोग जो सीरीज श्रेणी तय करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये क्रमिक मापन हो गया, यानी क्रम से मापना। अंतराल मापन क्या हो गया, जैसे एक विशेष अंतराल के बाद जो होता है, 5 वर्ष बाद चुनाव, 10 वर्ष बाद जनगणना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद जनगणना, इसका उदाहरण ये हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला आप पे 3 पे जाएगा और बी वाला 1 पर, तो ए 3 पर, बी 1 पर, डी 4 पे। तो आपका डी वाला एक बचा है ना, अनुमाति, ये अनुपातिक मापन, अनुपात में अनुपात ही दिया है, खेल में इतने इतने का रेशियो है, तो ऐसे यहाँ आपको दिमाग लगाना नहीं है। तो बाकी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर है, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है। एक उत्तम परीक्षण यानी टेस्ट की विशेषता क्या होती है। तो दोस्तों क्या होती है कि वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है, विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। तो ये सारे यहां पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ये डी हो जाएगा। तो यहां पर आपका डी हो गया। तो हम लोग देख लिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी हो गया, यानी सभी के सभी हो जाएंगे। तो चले हम क्लियर करके आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 17वें वाले को देखें। तो इसमें आपका जो दिया गया है, आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है। एक अच्छा सा कंसेप्चुअल प्रश्न है। आप यहाँ पर जो सिचुएशन के हिसाब से जो आपसे, जैसे बच्चों के सामने किस तरह के सिचुएशन आते हैं, वो उसके हिसाब, सिचुएशन के हिसाब से बच्चा कैसा फैसला लेता है उस परिस्थिति में, तो वहां पर ये आपको उस पर आधारित है। तो चले हम लोग देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परिस्थिति में अर्जित, यानी हम लोग जो अर्जित ज्ञान कर रहे हैं, यानी जो उसकी जेनेटिक से रिलेटेड नहीं है, जो बच्चा ने अपने मेहनत करके सीखा है, यानी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग उसी प्रकार परिस्थिति में करना क्या कहलाता है। यानी जो हमने ज्ञान अर्जित किया है और वह ज्ञान को उसी प्रकार की परिस्थिति में अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो क्या करें। जैसे हम लोग मान लीजिए साइकिल चलाना सीख लिए और उस वही ज्ञान हमें मोटरसाइकिल में काम देता है, तो यह कौन सा आपको मतलब कौन सा स्थानांतरण कहलाता है। तो ये क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी ना है। देखिए हमने साइकिल सीखा और आगे मोटरसाइकिल सीखेंगे तो यही वाला काम आएगा, यानी ये क्षैतिज स्थानांतरण हो गया। तो यही चीज है हमारा, समझ गए आप। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ देखिए थोड़ा आपको यहाँ से ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इधर 18 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको ट्रिक बता देंगे, याद हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत, यानी अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम सिद्धांत यानी सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। यानी अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने का जो सिद्धांत दिया उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कैसे याद किए रहेंगे आप, अल्बर्ट बंडूरा, तो बंडूरा तो एक बंटू नाम का लड़का है, वो दूर दूर तक टहलता है। तो यहां पर यहीं से आप देख लेंगे, बंडूरा का मतलब बंटू नाम का लड़का है, दूर दूर तक टहलता है। दूर दूर तक टहलेगा क्या करेगा, समाज से कुछ सीखेगा ही, यानी सामाजिक अधिगम। तो आप कर लिए, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों जरा देखें प्रश्न संख्या 19 वाले से आपसे एक अच्छा सा कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे, जरा ध्यान देखिए। यहां पर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम का मुख्य विषय नहीं है लेकिन मुख्य विषय नहीं है, ये आपको समझना होगा। तो हम लोग जानते हैं थार्नडाइक के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने का अधिगम, सीखने का सिद्धांत दिया था। तो उनका मुख्य नियम कौन कौन सा है, यानी तत्परता का नियम, यानी लगातार, और अभ्यास एवं त्रुटि का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था। ये सब इनके नियम मुख्य नियम है। लेकिन यहां पर जो आंशिक क्रिया का नियम है, ये मुख्य नियम नहीं बल्कि सेकेंडरी नियम है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा, है लेकिन सेकेंडरी नियम है। तो आप क्लियर हो गया ये। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 20 को अगर हम लोग देखें तो बड़ा अच्छा सा कंसेप्चुअल प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण, जिसे इंग्लिश में लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आपको पहले झट से बता देता हूं कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक ये ड्वाइट डब्ल्यू एलेन को माना जाता है। खास करके इनका नाम एलेन आता है। तो एलेन मतलब अकेला, ऐसे समझ लीजिए। एलॉन मतलब अकेला होता है। जो व्यक्ति अकेला रहेगा अपने आप को बड़ा छोटा समझता है, यानी सूक्ष्म समझता है। तो आपको यहां से दिमाग में क्रैक कर जाएगा, आपको याद हो जाएगा, यानी सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन है। अब आपको समझना है कि आखिर सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण आप लोग जानते हैं, एक शिक्षा प्रदान करने
और उसे बेहतर तरीके से सिखाने की आधुनिक तकनीक है, जिसमें बहुत कम समय में बच्चों को पढ़ाना और तुरंत फीडबैक लेना कि आखिर बच्चा सीखा कितना, समझा कितना, ये सूक्ष्म शिक्षण है एक तरह का। आगे जरा हम लोग देखें 21 वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य या विशेषता नहीं है। तो यहां पर नहीं पर जरूर फोकस करेंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको एक साथ शिक्षा, सबको एक साथ शिक्षा, यानी चाहे वो विकलांग हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कमजोर हो, तेज हो, सबको एक ही छत के नीचे बैठा के पढ़ाना, यही है आपका समावेशी शिक्षा होता है। तो कह रहे हैं कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, जी ये तो है। केवल सामान्य बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था नहीं मेरे भाई, मैंने पहले बताया ना, किसी भी वर्ग के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था नहीं, सबको एक छत के नीचे पढ़ाना। तो इसका मतलब ये बी वाला समावेशी शिक्षा का विशेषता नहीं है। समझ गए हम। 21 हो गया हमारा। हम अगर 22 वाले को देखें, तो यहां हम अगर 22 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है लेखन एवं चित्रांकन। क्या आपसे पूछा जा रहा है? आपसे 22 वाले में पूछा जा रहा है लेखन एवं चित्रांकन संबंधित विकार यानी बीमारी को क्या कहते हैं। यानी ऐसी समस्या जिससे बच्चों में लिखने की या चित्र बनाने की समस्या आ जाती है, नहीं वो बना पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों मैं पहले भी बताया था, उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तो आपको मैं ट्रिक बताया था, कोई चीज हम ग्राफ बनाएंगे तो पेन से बताएंगे, ग्राफ मतलब छापना, तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो पेन से छाप लेंगे। तो यानी लिखने में यानी चित्र बनाने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और यहाँ पर डिसकैलकुलेटिया कैलकुलेटर है, यानी यह मैथ से संबंधित विकार है, और अफेजिया ये भाषा से संबंधित है। तो यही है यहाँ पर, ये विकार ये सब है, लेकिन यहाँ पर चित्र और लेखन संबंधित विकार डिस्ग्राफिया है। आगे हम लोग यहां देखें, अर्नोल्ड आइजेंक के अनुसार चिंतन मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। तो मेरे भाई हम लोग को पता होगा चिंतन क्या करता है। हम लोग चिंतन क्यों करते हैं? किसी विषय पर गहराई से सोचते हैं, वही चिंतन होता है। तो अर्नोल्ड आइजेक ने जो चिंतन के मुख्य रूप एक बताया कि हमारा चिंतन मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, तो यही करता है दोस्तों, काल्पनिक जगत में व्यवस्था स्थापित करता है। तो यही है ऑप्शन नंबर आपका, यही डी हो जाएगा। काल्पनिक जगत में एक नई व्यवस्था तलाशने का प्रयास करता है, यानी हम लोग कल्पना करते हैं नई नई चीजों के बारे में। तो यस, आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न 24 है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। और यदि आप अलग ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो केवल रटने से होगा नहीं, शारीरिक विकास से चिंतन आपका बहुत डोले सोले हो जाएंगे तो उससे थोड़ी चिंतन होगा, दूसरों पर निर्भर रहने से चिंतन थोड़ी ना होगा। आप इसे एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, क्लार्क हल एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, क्लार्क हल, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन होता है। तो अभिप्रेरणा के 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो क्लार्क ने जो अभिप्रेरणा के 3 तत्व बताए वो आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, यही 3 तत्व उन्होंने बताया था। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 25 वाले को अगर हम लोग देखें तो आपसे बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? कह रहे हैं बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो अवबोध पर आधारित खोज परखता है। जितने बढ़िया से आप प्रश्न समझेंगे उतना ही अच्छा उत्तर देंगे। तो बुद्धि अवबोध पर आधारित खोज परखता है, यह कथन किसका है? यह किसका कथन है जो आपसे पूछा जा रहा है? तो दोस्तों यह बिने ने दिया था। बिने ने बताया था, अपना सिद्धांत दिया था कि बुद्धि अवबोध पर आधारित खोज परखता है। अवबोध का मतलब गहरी नॉलेज लेना, गहरी समझ होना, यही है बिने ने, ऑप्शन नंबर ए। तो बिना का आप ऐसे समझ लिए, बिना बुद्धि का हमें गहरा नॉलेज नहीं होगा, तो आप ऐसे याद कर लेंगे इसको। आगे यहां पर 26 वाले को हम लोग देखें तो टर्मन की सारणी के अनुसार, टर्मन ने आईक्यूब का सारणी दिया था कि किस आईक्यूब के बच्चे कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी मानसिक क्षमता कैसी होती है। तो उसके जो यहां पर उन्होंने लेवल दिया था उसको अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, जो नीचे दिया गया है। अवरोहित क्रम में यानी सबसे ज्यादा जो आई क्यूब होगा वो सबसे पहले रहेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे। तो यहां पर जानते हैं जिसकी आई क्यूब जितना ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है साथियों। तो आई क्यूब का मैं आपको फार्मूला भी बताया था, आई क्यूब कैसे निकाला जाता है। आई क्यूब निकालने का फार्मूला जो होता है वो मेंटल एज होता है, यानी आप किस वर्ष की तरह, किस उम्र के
लोगों की तरह सोचते हैं, और बटे रियल एज यानी वास्तविक उम्र आपकी कितनी है, और गुणा यहाँ पर 100 कर देना, यहाँ ये 100 समझ लेना, इसे गुणा 100 हो जाएगा। तो यही होता है फार्मूला निकालने का। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं इनकी जो होती है आईक्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी 120 पार होती है, तो प्रतिभाशाली यहाँ पर है। तो प्रतिभाशाली ये सबसे पहले यही आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आईक्यू इसी का है, तो 3 हमारा सबसे पहले होना चाहिए। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ इसे काट दो, तो 3 सबसे पहले होना चाहिए। और यहाँ पर मूर्ख और मूढ़, मूर्ख थोड़ा कम, मूर्ख मतलब मूर्ख और मूढ़ में अगर आप तुलना करेंगे तो मूढ़ ये जो होता है इसका आईक्यू बहुत कम होता है। मूर्ख, मूर्ख मतलब क्या होता है, थोड़ा कम समझदार होता है, लेकिन मूढ़ एकदम नहीं समझदार होता है। यानी मूढ़ क्या हो जाएगा, सबसे अंत में रहेगा, 4 वाला सबसे अंत में जाएगा। तो हमें पता चल गया 3 सबसे पहले 4 सबसे अंत, तो यहाँ पर 4 नहीं है, तो हमें पता चल गया हमारा उत्तर यही है। यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रतिभाशाली आ जाएगा, फिर सामान्य यानी एवरेज वाले बच्चे आएंगे, फिर मूर्ख आएगा, और अंत में मूढ़ आ जाएगा। आगे क्लियर है। देखें, बालकों में भाषा कौशल का विकास का सही क्रम क्या है। अगर बच्चों में भाषा कौशल का यानी लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट करना हो तो उसका सही क्रम क्या होता है, तो यानी बच्चे सबसे पहले क्या करता है, वो सुनता है। आप सोचो आपके यहाँ छोटा सा बच्चा है, क्या वो पहले पढ़ेगा लिखेगा, नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अपने आप कर लोगे। पहले वो सुनता है बच्चा, चीज़ों को सुनते सुनते जब वो चीज़ों को सुनने लगता है तो धीरे धीरे बोलने लगता है। तो ये बोलेगा, यानी 2 पहले नंबर पर, 4 दूसरे नंबर पर। तो 2 और 4 कहाँ है, यहाँ है, और बाकी कहीं ऐसा नहीं है, तो आप इसे काट दो, यही आपका उत्तर होगा। अब बोलता, सुनता है, बोलता है, फिर क्या करता है, पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही बी होगा। आगे अगर हम लोग देखें 28 वाले में, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान में आरोपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपने कोई नई जानकारी, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान में आरोपित करना, आपने कोई नया चीज सीख लिया है और उसे अपने पुराने वाले ज्ञान में उसे ले जाना चाहते हो, तो उसे आप यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथियों हम जानते हैं कि नवीन ज्ञान, आपके पास कोई नया ज्ञान आ गया है और वो अपने पुराने वाले ज्ञान में उसे एडजस्ट करना चाहते हो, उसे जोड़ना चाहते हो, तो बौद्धिक संरचना में करने की जो प्रक्रिया होती है उसे आत्मसातीकरण हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग एसाइमिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 29 वाले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको दिया गया है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास के 3 मुख्य कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास के 3 कारक बताया। तो वो कारक कौन कौन थे दोस्तों, समाज है, यानी बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है समाज की वजह से, और भाषा की वजह से, संस्कृति की वजह से, लेकिन उन्होंने आनुवांशिकता को नहीं माना था, तो आनुवांशिकता को उन्होंने अपने कारकों में शामिल नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग यहाँ 30 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किशोरावस्था के आगमन का, किशोरावस्था जब बच्चों का आता है तो वो मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, यह किसने कहा था। यानी यह किसने कहा था कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास है, तो यह किसने कहा था, ये आपको यहां पर बताना है। तो यह कोल ने कहा था, कोल और ब्रूस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चले हम लोग दोस्तों, ये हमारा सीडीपी खत्म हुआ। एक से बढ़कर एक नए प्रश्न थे जिसको हमने देख लिया। अगर आप यहाँ पर 20 प्रश्न आपके सही हो जा रहे हैं तो समझ लो बहुत ज्यादा तैयारी अच्छी है आपकी। अब हम लोग दोस्तों आते हैं अपने ये भाग दूसरे पर, जो सामान्य हिंदी से संबंधित है। बड़ा अच्छा स्कोरिंग करता है दोस्तों हिंदी में, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ से भी आपको ज्यादातर नए प्रश्न ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको पहला पैसेज से रिलेटेड आपको दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। 1 से 5 तक का आपको इसके बेस पर उत्तर देना है। गद्यांश अच्छे से पढ़ लोगे, मैं तो पढ़ लिया हूं, तो जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना धैर्यपूर्वक, उतना ही अच्छा उत्तर दोगे। तो देखो यहाँ थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से सीधा सीधा यहाँ नहीं मिलेगा। पहला में आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों का वाचिक सम्मान दे रहा है। वाचिक मतलब दोस्तों सिर्फ कहने को, यानी रियल में नहीं, यानी दिखावटी। यानी मनुष्य गांधी और उनके जैसे आदि महापुरुषों को वाचिक यानी दिखावटी सम्मान दे रहा है। अर्थात
अर्थात करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मैंने पहले बताया ना कि यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ऊपर वाले पैसेज में उनके सम्मान का सिर्फ दिखावा करता है, यानी वो करता नहीं है। यहाँ वाचिक आ गया और ऊपर आप पैसेज में भी पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ यहाँ देख रहे हो ना, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, तो यही है, यानी वो दिखावा का सम्मान दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ दूसरा वाले प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि अमृत रूपी शांति की धार, यानी अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है। तो उन्होंने बताया कि हमारे इस संसार में अमृत रूपी शांति का धार बरस रहा है, फिर भी संसार में क्या व्याप्त है। तो आप पैसेज पढ़ोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, अज्ञान, दुख और अराजकता व्याप्त है। तो आप पैसेज में पढ़ोगे, बार बार दिखाऊंगा तो आपका समय जाएगा, तो आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ देखें तीसरे वाले में आपसे पूछा जा रहा है, कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है, यानी उम्मीद नहीं कर पा रहा है कि जब, कभी आप पैसेज में पढ़ोगे ना कि कभी आशा नहीं कर पा रहा है कि आने वाले समय में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि लोग महापुरुषों का दिखावा सम्मान कर रहे हैं, भोग विलासा में जुटे हुए हैं, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पैसेज को पढ़ोगे तो ये जानकारी आपको पैसेज से प्राप्त हो जाएगी। आगे यहाँ देखें हम लोग चौथे वाले में, शांति व सुख की स्थापना तब होगी जब मनुष्य, यानी कभी ये कहना चाह रहा है शांति और सुख की स्थापना तभी होगी जब मनुष्य नई राह पर चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दिखा दूं, नहीं तो आप बार बार कन्फ्यूजन हो जाओगे। यहाँ पर तो देख रहे हो ना, तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि यहाँ पर देखे, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। तो इसका मतलब जैसे हम आपसे कहें कि जब तक पुरानी राह पर चलोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें नई राह पकड़ना है। तो वही कवि यहाँ उसका कहने का मतलब यही है कि आपको नई राह पर चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग अगर देखें पाँचवें वाले में, जो आपसे पाँचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, यह लास्ट प्रश्न है आपके पैसेज का। कह रहे हैं कौन सी प्रवृत्ति आज भी दुखों का कारण है। तो आप पैसेज पढ़ोगे तो उसमें आपको साक्षात देखने को मिलेगा कि प्रवृत्ति दुखों का कारण है। तो उसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा ये भोग विलासा की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पाँचवें में जो ये बी वाला है यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा दें, थोड़ा सा पैसेज में आपको दिखा देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आपको पैसेज में होगा भोग विलासा। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि सुशीतला हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्याम। तो यही हो जाएगा। तो आप समझ गए। यहाँ से आगे चले दोस्तों, अगर हम लोग अब हमारा पैसेज के आधार पर प्रश्न खत्म हुए, अब हमारा आ रहा है जो स्वतंत्र रूप से है, हिंदी का श ध्वनि किससे संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये श को हम लोग तालव्य कहते हैं, क्योंकि हमारी तारू जो होती है ये वहाँ से होकर आवाज़ आती है उसके प्रभाव से। तो तालव्य में दोस्तों हम लोग जानते हैं तालव्य में और क्या क्या आता है, हम लोगों ने खूब इसके बारे में पढ़ा होगा, हम लोगों के गुरुजी पढ़ाए हैं। जो च वर्ग होता है उसे हम लोग तालव्य कहते हैं, च छ ज झ ये जो होता है उसमें, तो उसी में ये श भी आता है, तो ये तालव्य हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओष्ठ में भी, तो ओष्ठ में क्या आता है, जो वोठों के बल पर निकलती है वो प वर्ग हो जाता है। और मूर्धन में तो आप लोग जानते हैं ट वर्ग होता है। दंत में दोस्तों क्या होता है, ये त वर्ग होता है। तो आगे हम लोग समझे यहाँ पर सातवें वाले में, तो सातवें वाले में हम लोग देखें यहाँ जो लिखा है शब्दकोश यानी डिक्शनरी। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या है। तो हम लोग अगर डिक्शनरी में खोजते हैं दोस्तों तो सबसे पहले कौन सा शब्द आता है ये हम लोगों ने ढूंढा होगा। अंग्रेजी में ढूंढ लेते हैं, लेटर के हिसाब से अरेंज होते हैं, पहले जो लेटर आया है तो वही पहले होगा। तो लेकिन हिंदी में भी लेटर का ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए वक्त, यानी व के बाद पहले क आया है तब तय आया है। तब यहाँ देखिए वर वर वर, तो इसका मतलब र के पहले क आता है वक्त, तो इसका मतलब ये पहले आएगा, पहले आने वाला शब्द यही है। तो कोई दम नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा आप गौर करेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, शायद कोई टीचर बताए न बताए, आप अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई पढ़े हैं, ठीक ठाक अगर पढ़ लिए हैं सामान्य तौर पर, तो आप प्रश्न को जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छा आप उत्तर दे पाओगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन है। तो आप लोगों को पता होगा सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, वह जल्दी आएगा, तो वह का मतलब क्या हुआ, मोहन ही हुआ, लेकिन मोहन के स्थान पर वह आ गया। तो इसी तरह से संयुक्त सर्वनाम यहाँ पर क्या है, जो जुड़ा हुआ है वो कुछ न कुछ। तो यहाँ पर एक से अधिक सर्वनाम जुड़े हुए आपस में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 9वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो यानी क्रिया का भेद वाला है, तो यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया है रोहन चाय पीकर बैठ गया। दोस्तों मैं कभी भी आपको बताया हूँ क्रिया के भेद वाला जब भी ऐसा सेंटेंस आपको आए तो एक काम पूरा करके जस्ट दूसरा काम होने लगे तो वह क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हमने पढ़कर लिखना शुरू किया, तो यानी वो पहले पढ़ा फिर लिखना शुरू किया। उसी तरह से यहाँ रोहन चाय पीकर बैठ गया, पहले चाय पिया फिर बैठ गया, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। समझ गए आप। आगे देखें, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 10वें में उमा से पढ़ा नहीं जाता। तो उमा से पढ़ा नहीं जाता ये कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों वाच्य आप लोग जानते हैं, तो ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। तो कैसे पता? क्योंकि दोस्तों उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसका मतलब एक भाव निकल कर आ रहा है, उसे कष्ट होगा या नींद आ रही होगी, कोई समस्या होगी, यानी भाव आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई भाव आ रहा है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो बाकी यहाँ कर्म का कोई खेल नहीं है, यहाँ कर्ता का नहीं है, ये भाव का है सीधा सीधा। आगे यहाँ हम लोग 11 में देखें तो तत्सम पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम क्या है। तो तत्सम हम लोग खूब पढ़े हैं। तत्सम क्या होता है मेरे भाई? जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए वो तत्सम कहलाते हैं। यानी संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए तत्सम, लेकिन जब संस्कृत से बीच में मॉडिफाइड होकर तब हिंदी में आए, थोड़ा सा बदल कर, तब इन्हें हम लोग तद्भव कहते हैं। यही बात है। तत्सम क्या है? यहाँ ग्राहक है, ये जो ग्राहक शब्द है ये तत्सम है। तो यही तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। तत्सम ये ग्राहक है, तो आप लोग पूछेंगे सर इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव गाहक होगा। हम लोग गांव में कहते हैं ना गहकी नहीं आ रहे हैं, तो गांव में जो हमारे आजा पुरखा देसी भाषा बोलते थे तो वो खास करके वो तद्भव होती है। तो इतना आप लोग याद रखे रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी ये तीनों तद्भव है, यानी तत्सम केवल यही गाहक था, इसका तद्भव मैं आपको बता दिया। और ये शब्द जो है यहाँ पर ये जो तीनों दिए गए हैं ये तद्भव है। अगर इनका तत्सम पता करना चाहें तो ये गर्दभ हो जाएगा, गधा का गर्दभ, गाय का गौ हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, और घड़ा का घट हो जाएगा। तो पता कर लिया, मैं इसका तीनों का आपको यहाँ पर बता दिया तत्सम। आगे देखें 12 वाले में आपसे पूछा जा रहा है बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नहीं पर आप जरूर गौर करें, नहीं तो आप यस मान लेंगे तो दे देंगे। देखिए बिजली का पर्यायवाची जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको तड़ित मिलेगा, सौदामिनी मिलेगा, विद्युत मिलेगा, चंचना मिलेगा, क्षणप्रभा मिलेगा, लेकिन ये आपको चंचरी नहीं मिलेगा। चंचरी का मतलब क्या होता है? भंवरा की पत्नी। जैसे भंवरा होता है ना, तो हम लोग जानबूझकर उसे भंवरी कह देते हैं, तो मतलब उसकी पत्नी को भंवरी कहते हैं। तो उसी भंवरी यानी जो भंवरा की पत्नी होते हैं उसे चंचरी कहते हैं, यानी भंवरी के पर्यायवाची है। तो ये समझ गए आप यहाँ पर। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ संधि का विलोम क्या होता है। संधि का मतलब होता है मेरे भाई जुड़ना। जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, दो ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो संधि, वही जब अलग होती है तो विग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए हम। आगे देखें 14 में हम लोग देख रहे हैं क्या है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। इनका मतलब जहाँ कहीं रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, यहाँ पर मंच बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखाया जा रहा है और पीछे कलाकार वहाँ पर सजते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं। तो यही जो वहाँ पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है जहाँ वो लोग यहाँ पर मेकअप वगैरह करते हैं, इसे ही नेपथ्य कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें 15 में तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होता है। तो मेरे भाई ये तरावट एक शब्द दिया है। तरावट का मतलब होता है भीगा हुआ, तो इसका मतलब ये तरावट शब्द है, तो ये इसमें एक मूल शब्द है और प्रत्यय से मिलकर बना है। प्रत्यय का मतलब जो पीछे से आकर जुड़ता है, तो ये है, और उपसर्ग का मतलब आगे से जुड़ता है जो, तो यही है। तो मूल शब्द और प्रत्यय को बताना है आप। तो आप लोग जानते हैं मूल शब्द तर है, मूल शब्द तर है और उसमें आवट जुड़ गया है, आवट आपका प्रत्यय आवट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आपका। देखिए 16 में आपसे जो पूछा जा रहा है दोहरा लाभ के सही अर्थ के लिए लोकोक्ति, यानी आपको एक तरह का कहावत दिया गया है और उस कहावत का यहाँ पर कहावत को अर्थ दे दिया गया है दोहरा लाभ, लेकिन आपको कहावत को पकड़ना है। कभी कभी कहावत दे देगा, अर्थ पूछेगा, यहाँ पर अर्थ दे दिया है, कहावत पूछेगा। दोहरा लाभ का मतलब यहाँ पर आप पढ़ोगे आम के आम पसलियों के दाम, ऐसा नहीं होता है भाई, आम के आम गुठलियों के दाम होता है, इसका मतलब दोहरा लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा।
पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये सुनी सुनाई चीज़ें हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको एक धैर्यपूर्वक कॉन्फिडेंस से पढ़ना है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में हमारे चेहरे पर जो चमक होगी एक कॉन्फिडेंस को लेकर, वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। वहाँ पर आप दुविधा वाले प्रश्न भी सही कर लेते हो। यदि आप बहुत पढ़े हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आते हुए प्रश्न आप गलत करके आओगे। ये सबके साथ होता है। तो यहाँ पर एक पयोधी शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो आप लोग जानते हैं पय होता है और धी होता है। तो ये एक कौन सा है? ये स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, यह जो वो संधि होती है वो वाली है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर व्यंजन अयादि संधि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें, यही है आपका 17 का आपका कौन हो जाएगा? ए। तो समझ लिए आप, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो चलते हम साथियों यहाँ पर 18 में देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, ये समास से संबंधित प्रश्न है। राह खर्च, राह खर्च एक दिया है तो हमें मालूम है, हम लोग खूब पढ़े हैं, जब मुख्य पद पहले आ जाता है तो उसे हम लोग अव्ययी भाव कहते हैं। जब मुख्य पद बाद में आता है तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य पद सह खर्च यानी राह खर्च, सॉरी यहाँ पर लिखा है राह खर्च। राह खर्च का मतलब यहाँ ऐसे सोच लीजिए, राह के लिए खर्च, यानी दूसरा शब्द यही मुख्य है तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जिसमें संख्या होता है द्विगु और जिसमें एक दूसरे से अपोजिट अर्थ वाले जुड़े होते हैं तो वो द्वंद्व हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। आगे देखें 19 वाले में शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कर लो भाई। तो यहाँ पर कुमुदिनी होता है, ये भी गलत है। कुमुदत्ती, ये भी गलत, ये भी गलत। कुमुदिनी यही है सही। आगे जरा हम लोग देखें, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो फिर शुद्ध वर्तनी वाला सांसारिक नहीं मेरे भाई, सांसारिक होता है। स पे आ का मात्रा होता है। कीर्ति में जो कीर्ति होता है, आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे कई बार, ये कीर्ति में त छोटा रहता है तो यहाँ पर ये गलत हो गया। सर्वोत्तम नहीं, सर्वोत्तम होता है। यहाँ पर आधा त गायब कर दिए हैं, इसलिए यह गड़बड़, यानी ये तीनों गड़बड़ हो गए तो सी सही है। तो आप एलिमिनेशन से भी आप प्रश्न सॉल्व किया करिए। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप एलिमिनेशन मेथड लगा दिया करो। आगे देखें हम लोग 21 में एक आपको लाइन दी गई है, अब लो नसानी अब न नसै हो। तो इसमें एक तरह के शांति का यहाँ पर संदेश दिया है। जैसे हम अभी क्या कर दें, हम लोगों के घरे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम लोग किसी को ज़्यादा मारते पीटते उनकी मम्मी बोलने लगती हैं क्यों मारे हमारे बच्चों को, तो हम लोग कह देते हैं जाओ आज के बाद हम नहीं बोलेंगे, जो मन वो आपका बच्चा करे। तो इसका मतलब हम शांत रहने का प्रण ले रहे हैं। तो ये बात है, यही बात है। यहाँ पर एक मनाही की बात आ रही है कि अब हम न सहेंगे, तो ये सहेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, तो यही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक शांत रस का भाव आ रहा है। तो समझ गए आप, पढ़ेंगे। आगे देखें, वीरता भी कोई नहीं है, अद्भुत का भी नहीं है, तो यही है। दोहा के यहाँ से रिलेटेड दिया गया है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे यानी विषम वाले चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे यानी सम वाले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो आपको दिमाग में रहेगा, जहाँ 3 आएगा यानी विषम वाले में 3 आता है, 13 मात्राएँ, 2 4, यहाँ पर 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ प्रथम चरण में पूछ रहा है तो प्रथम चरण यहाँ पर ये 13 मात्राएं हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर 23 में आपको एक कविता का लाइन दिया गया है, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर जानी। यहाँ देखिए फिर जानी महावरी एड़ी मिलित जाए। तो एड़ी मलत जाए, फिर यानी एक तरह से वहाँ भ्रम फैलाने वाली बात है। जैसे हम लोग कुछ खो जाता है तो हम लोग हेर फेर वहीं जाते हैं, तो यहाँ पर भ्रम होता है। तो यही बात यहाँ पर है, भ्रांतिमान ये अलंकार हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे समझें, आप बहुत सारी चीज़ें कैसे समझे होंगे, तो उत्प्रेक्षा रूपक ऐसे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। तो चंद्रकांता कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं ना चंद्रकांता, तो इसमें कांता आ रहा है के, और ये खत्री के से कांता, खे से खत्री। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी चंद्रकांता का उपन्यास कौन है? देवकी नंदन खत्री। आगे हम लोग देखें 25 में आपसे पूछा जा रहा है सरस्वती पत्रिका, यानी सरस्वती जो पत्रिका, इसके संपादक कौन है? तो दोस्तों हम लोग माँ सरस्वती का पूजा करके तो सबको प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद देना यानी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, सरस्वती का पूजा करके हम लोग प्रसाद देते हैं, तो महावीर द्विवेदी ऐसे समझ लो, तो याद रहेगा आपको। निम्नलिखित में दंत ध्वनि क्या है? ऐसी कौन सी ध्वनि है जो दंत के सहारे से निकलती है? तो हम लोग जानते हैं दंत वाला कौन हो जाता है मेरे भाई?
तो दंत में हम लोग क्या बजाता है, क तो होता नहीं है, क वर्ग, क ख ग घ ङ च वाला होता नहीं है, ट वाला तो होता नहीं है। उसके बाद अब कौन आ जाएगा यहाँ पर, आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका ल आएगा। तो ल यहाँ 26 वाले में जो आपका हो जाएगा ये ल से रिलेटेड हो जाएगा। ल वाले में एक स्पर्श ध्वनि वाला यदि आप पढ़े होंगे जिसमें 25 होता है 5-5 करके, तो वहाँ से ये और क्लियर हो जाएगा। तो दंत वाले में आप लोग जानते हैं ये जो त वर्ग वाला आता है तो ये उसी में आता है, त वर्ग वाले में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 27 में, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, ऐसे शब्द ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसकी विशेषता बदल देते हैं। तो जैसे रंग था, यहाँ रंग था और इसके अंत में जुड़ गया ईला, यानी बड़ा ई है तो बड़ा ई होगा रंग ईला, तो यहाँ पर ईला हो जाएगा, सॉरी ये वाला बड़ा ई वाला ईला। आगे हम देखें यहाँ 28 में, तो आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था। तो पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है दोस्तों, चंद्रबई ने। तो चंद्रबई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है और इसके कब लिखा गया, किस काल, तो यहाँ पर आदिकाल। ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, आदिकाल से संबंधित है। तो यहाँ 29 वाले में आपसे पूछा जा रहा है किसी भाषा को सीखने के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या है। हम किसी भाषा को सीखना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसके लेटर्स और शब्द में तालमेल बैठाना पड़ेगा। हम अपने बारे में सोचें ना, हमने हिंदी कैसे सीखा, पहले क ख ग घ ङ सीखा, फिर उसमें मात्रा लगाकर उसको शब्द बनाना शुरू किया, तो ऐसे किया। तो वही बात है यहाँ, ऐसे हर शब्द हर भाषा में होता है। 29 हो गया। 30 वाले को अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए आपसे 30 वाले में जो पूछा जा रहा है इसमें कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो दोस्तों चोम्स्की जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भाषा विकास में बड़ा योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने आज अपनी 5वीं टेस्ट सीरीज का पार्ट ए निपटा लिया। इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं पार्ट ए के रूप में देकर CDP और हिंदी करके। आगे यानी इसके बाद यही 5वीं टेस्ट सीरीज पार्ट बी के रूप में हम लेकर आएंगे, जिसमें आपके बाकी की सारी चीज़ों को मैथ और EVS करवाएंगे। अभी दोस्तों हम जो सारी टेस्ट सीरीज है उसका इंग्लिश और संस्कृत रोके हैं। इंग्लिश और संस्कृत जो हमारी ये 5 टेस्ट सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो इसी का 5 अंग्रेजी का एक वीडियो बनाएंगे, संस्कृत का एक वीडियो, जिससे जिस वर्ग का बच्चा हो अपना देखे, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो उम्मीद है आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। चलते हम लोग मिलते हैं ये अपने 5वीं टेस्ट सीरीज के पार्ट बी में। नमस्कार।